जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने सारा कुछ कवर कर लिया था पिछले क्लास के अंदर में कि कंप्यूटर क्या है। वो एक मशीन है। आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि कंप्यूटर के पीढ़ी को लिखे, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है। हम इसको शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर आइए। आपको हम ये बात पिछले क्लास में भी बोले थे कि आप ये हमारा ऐप के अंदर में जाइए, आप जो बुक है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से जाके आप उसको पढ़ सकते हैं, आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर में आप इजिली अपने पास आपके पास ये प्रोवाइड हो जाएगा। तो बहुत बेहतर होगा कि आप इसको अपने पास रखें और जो भी मेरी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से रिवाइज करके तब एग्जाम में जाएं। तो हम शुरुआत करते हैं आज का क्लास। कंप्यूटर के पीढ़ी को लिखे। आप देखिए यहाँ पर हम आते हैं। अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों को, तो एक्चुअली में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, उसकी बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीजों के बारे में बदलाव कैसे कैसे कब और कहां आया है, इसी के पढ़ने को हम लोग बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं आपको बता दूं कि हर जगह कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप 4 बुक पढ़ रहे होंगे तो चारों का बुक अलग अलग लिख रहा है, लेकिन इसमें आपको 1, 2, 3 साल का अंतर भी हो सकता है। लेकिन आप इस बात का टेंशन ना लें। सब जगह अलग अलग क्यों बताया जाता है, क्योंकि अनुमानित आंकड़े होते हैं और जो हमारा दिया गया आंकड़ा है, जो हम जो बताए हैं वो एकदम बहुत प्रॉपर रिसर्च करके बताया गया है। जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, जो आपके लिए सबसे बढ़िया हो सकता है, वही दिया गया है। और यकीन मानिए जितना भी एग्जाम में आंसर्स आते हैं सारा यही सब आते हैं जो हमने कंटेंट में बहुत जमा कर करके बनाया है इस चीज को। तो आप इस पर बिना संदेह किए हुए आप इस पर खाली इसको रट के लीजिएगा। अगर हम बात करें पहला जनरेशन जिसमें हमारा फर्स्ट जनरेशन आया है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा देखिए, हम आपको बताते हैं। उसमें पूछेगा कि प्रथम पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था। हो गया, ये क्वेश्चन है कैसा। इसमें क्या यूज हुआ था, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर वो ईयर नहीं भी पूछेगा तो कम से कम ये सब तो पूछ ही लेगा। इसलिए सावधान हो जाइए और इसको मन लगा करके पढ़िए। ये बहुत काम आने वाला है एग्जाम के पर्पज से तो बहुत ज्यादा। अब आपके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन As you saw in history of computer development, आप देख सकते हैं कंप्यूटर डेवलपमेंट के अंदर में the first electronic digital computer was ENIAC। जो हमारा पहला था वो ENIAC था, what built in 1946 in collaboration with JP Eckert। एक JP Eckert और जॉन मोस्ली के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये दोनों के दोनों ऐसे साइंटिस्ट जो जिन्होंने हमारा ENIAC कंप्यूटर बनाया था। और इसमें यूनिवैक, EDVAC, EDSAC कंप्यूटर, ये भी जनरेशन इसी जनरेशन के अवेलेबल है जो थोड़े से इसके एडवांस वर्जन थे। और हमारी ये जनरेशन की जो टाइम पीरियड रही है वो 1946 से लेकर के 1956 तक रहा है। आप तस्वीर में देख भी सकते हैं। देखिए जो ये फोटो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी कंप्यूटर ENIAC की है। ENIAC इसी को बोलते थे। ये ना बहुत बड़ी होती थी साइज में और बहुत लकड़ी का बना हुआ होने की वजह से ये बहुत लंबी चौड़ी हो जाती थी। और यही हमारा पहला कंप्यूटर बना था जो 1946 से लेकर के हमारा 56 तक पूरा का पूरा जनरेशन रहा था। इसके बाद उसका एडवांस वर्जन ये है जो हमारा यूनिवैक, EDVAC और EDSAC। तो कभी इन दिनों से क्वेश्चन तो नहीं देखा गया है, लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो कुछ कुछ बातें याद रखना है। जो हमारा पहला जनरेशन में जो 1946 में क्या बना, हमारा ENIAC बना, यानी 1946 हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट जनरेशन यहाँ से शुरुआत हुआ। और उसके बाद कुछ कुछ सवाल और आते हैं, जैसे कि हमारे फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर लग कर रहा है कि उसके कुछ विशेषता और उसके बारे में। तो हमारे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा यंत्र होता था, हम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। तो ये हमारा वैक्यूम ट्यूब होता था जो अभी आप देख रहे हैं, और एक ड्रम टाइप का गोल हुआ करता था। ये इस वैक्यूम ट्यूब का यूज हमारा फर्स्ट जनरेशन के यूज में किया गया था। हमारा एक ऐसा गोल ड्रम टाइप का होता था और इसमें हम करंट यहाँ पर देते थे। इसी चीज का यूज, वैक्यूम ट्यूब का यूज हमारे फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, जिसे कि हम लोग अपना करंट को फ्लो कराने के लिए यूज करते थे। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं हमारा किस तरीके से वैक्यूम ट्यूब का
कहाँ पर कैथोड लगता था, कहाँ पर एनोड लगता था, ये सारी स्ट्रक्चर जो अभी आप देख रहे हैं टोटल वैक्यूम ट्यूब का ये यहाँ से आप, और इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर में इधर से इनपुट आता था और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करके जनरेट करके ये स्टोरेज को बढ़ा लेता था। वैक्यूम ट्यूब एक बहुत ही शुरू में प्रसिद्ध माना गया क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में इसका यूज हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कह रहा है कि इट वाज मच मोर डेलिकेट, मतलब होता है कि नाजुक, और लेस रियलाइबल यानी कम विश्वास था, विश्वासी इसमें ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा होता था जिसकी वजह से हमारी कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी हो जाती थी। देखिए अगर हमारे कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन में ना इतनी सारी कमियां थी कि हमारा कंप्यूटर असफल रह गया, चल नहीं पाया, 10 साल का मात्र सफल ही रहा वो इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि उसमें ढेर सारा कमी निकल गया, जिसमें कि हमारा एक वैक्यूम ट्यूब भी बहुत बड़ा कमी था जो बहुत बड़ा और ड्रम हुआ करता था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि वो ठंडा रखने के लिए उसमें एयर कंडक्टर लगता था। मैग्नेटिक ड्रम, जैसा कि हमने आपको फोटो में दिखाया, मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज के लिए यूज होता था और ये बहुत धीरे गति चलने वाली कंप्यूटर थी और इसमें हमारा प्रोग्रामिंग मशीन का भी कुछ यूज हुआ था। अब ये इतनी बड़ी हो जाती थी, इतनी महंगी हो जाती थी कि इसको हम लोग कोई भी नॉर्मल आदमी खरीद नहीं पाता था। टोटल वैक्यूम ट्यूब जो है हमारा एक जनरेशन के अंदर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगता था एक कंप्यूटर के अंदर में। 18,000 वैक्यूम ट्यूब, आप सोचिए ना, 18,000 वैक्यूम ट्यूब जहाँ पर लगेगा वहाँ पर हीट कितनी ज़्यादा होगी, वो कितना स्लो हो जाएगा, बिकॉज उसमें इतना ज़्यादा प्रोसेस हुआ करता था कि वो संभव नहीं था चलना। तो ये हमारा पहला जनरेशन जो है वो फेल कर गया 1946 से लेकर के 56 तक में। अब उसके बाद 56 के बाद हमारा एक द्वितीय पीढ़ी आया और इसमें पूछा जाता है कि सेकंड जनरेशन में द्वितीय पीढ़ी में हमारा क्या यूज हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। इन सारे कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, ये क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ है, तो यहाँ पर यूज हुआ है ट्रांजिस्टर। अब इस ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग क्यों किए थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ा हुआ करता था, उसके जगह पर हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। और सबसे खुशी की बात क्या रही कि जहां पर 40 वैक्यूम ट्यूब काम करता था ना, वहां एक ट्रांजिस्टर अकेले काम करता था। तो 18,000 टोटल वैक्यूम ट्यूब लगता था एक कंप्यूटर में और हमारा टोटल हो गया, अगर 40 वैक्यूम ट्यूब एक बराबर का काम किया तो 450 मेरा होता था ट्रांजिस्टर एक कंप्यूटर के अंदर में। अब 450 ट्रांजिस्टर हुआ तो एक का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, इसलिए 1956 में कहा कि अब जनरेशन ही चेंज कर दो। और फिर जाके 1956 में हमारा जनरेशन चेंज हो गया, जो कि मेरा सेकंड जनरेशन हो गया। और आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कंप्यूटर सेकंड जनरेशन वाली बनी हुई थी। अब बात आती है, कुछ इसके बारे में भी पढ़ना होगा। तो सेकंड जनरेशन थोड़ा सा सस्ता हो गया। रीज़न क्या है कि जहां 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगता था, अब वहां पर मात्र 40 ट्रांजिस्टर एक वैक्यूम ट्यूब को जब रिप्लेस करना शुरू किया तो 450 ट्रांजिस्टर जो है वो पूरा कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया। तो डेफिनेटली सस्ता होगा ही। और जब कम ट्रांजिस्टर लगा तो थोड़ा हीट भी कम होना शुरू हुआ इसका। हम लोग सेकंड जनरेशन तक कंप्यूटर को बहुत हद तक बना चुके थे और थोड़ा सा साइज भी घटा जो फर्स्ट जनरेशन के रेस्पेक्ट में, और हमारा मेंटेन करना इजी हो गया। इसकी स्पीड भी फास्ट हुई और थोड़ा विश्वसनीय हुआ। मतलब कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन वाली कंप्यूटर थी ना, वो रॉन्ग आउटपुट देती थी, रिजल्ट हमारा खराब देती थी, रॉन्ग गलत देती थी। इसलिए हमारा जो सेकेंड जनरेशन था वो थोड़ा सा सुधरा ट्रांजिस्टर के मामले में, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन के रेस्पेक्ट में विश्वसनीय हुआ और स्पीड चलने लगा। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब की जगह पे, यहाँ पर लिखा ही है। और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन के रेस्पेक्ट में। थर्ड जनरेशन जब हमारा 19, देखिए ये सन याद रखना बहुत जरूरी है, जो हमारा 1946 से कब तक हुआ, 56 तक। और बात करें अगर 56 से लेकर के कहाँ तक आया, 64 तक, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछेगा।
किसी भी सीपीटी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है और 1964 से लेकर के 1973 तक हमारा थर्ड जनरेशन रहा। अब जब इतना साल का यानी फर्स्ट जनरेशन सेकंड में हमने इतना बना लिया था कि थर्ड जनरेशन में जैसे ही आए हम लोग कंप्यूटर पूरा रेडी हो गया। अपना इंसान में यही तो खासियत है कि जो एक बार कर लेते हैं उसका अनुभव हो जाता है और जब अगली बार उसी काम को करेंगे तो पिछली बार वाला अनुभव का यूज करके करते हैं और इसी कंसेप्ट को इतना 1000 बार रिपीट किया गया है और आज देखिए इंसान कितना डेवलप हो गया। इस चीज का हम लोग हमेशा से फायदा उठाए हैं, जो चीज सीख लिया उसका अनुभव में बदल के अगला उसको यूज कर लेते हैं और वही हमने काम करा। सेकेंड जनरेशन में जो जो हमसे गलतियां हुई थी उसको हमने भाफा, उसको रिसर्च किया उस पर और बोला कि अब क्या कर सकते हैं और उस हिसाब से हमने 64 में आया और यहाँ पर हमने बनाया एक ऐसी मशीन जो कि तृतीय, अब यहाँ पर देख रहे थे कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का वजन बहुत ही कम था और इसके अंदर में आईसी यानी उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट की कुछ अलग खासियत थी। इंटीग्रेटेड के सर्किट की खासियत ये थी कि जल्दी हिट नहीं होता था और जल्दी अगर हिट भी हो भी जाए, मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश या बहुत देर चलने के बाद हीट हो भी जाए तो उसको जैसे ही आप 30-35 सेकेंड का समय देंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और फिर से वो 12-13 घंटा चलने के लिए रेडी हो जाएगा। अब ये जो हमारा आईसी बना हुआ था ना, ये सिलिकॉन का बना हुआ था और सिलिकॉन में होता है कुछ खासियत। अब सिलिकॉन में खासियत ये होती है कि आप उसको जब हीट करेंगे तो वो बहुत देर से हीट होगा और अगर वो हीट हो भी गया, मान लीजिए कि 5 मिनट के लिए मानते हैं कि वो हीट हुआ, हीट होने के बाद उसका मेल्टिंग बहुत मुश्किल से होता है, गलता बहुत जल्दी नहीं है वो। और अगर गल भी गया, मान लीजिए कि 1 सेकंड के लिए हमने माना कि वो गलने की पोजीशन पे आया और उसको अगर आप 30-35 सेकंड भी छोड़ देंगे ना तो 30-35 सेकंड में वो फिर से ठंडा होकर नॉर्मल हो जाएगा। और इसी चीज का उपयोग किया गया 1964 में। जो हमारा आईसी लगा ना वो सिलिकॉन का बना हुआ होता था और ये सिलिकॉन जो है इसकी कुछ अलग अपनी खासियत भी होती है। इसी वजह से आज हमारा थर्ड जनरेशन के बाद कंप्यूटर पूरा रेडी होकर चलने लगा क्योंकि उसमें लग गया आईसी। अब ये जब आईसी लगा तो वो 450 जो हमारे ट्रांजिस्टर लगते थे उसके बराबर एक आईसी काम करने लगा और अब इससे हमारे कंप्यूटर की साइज एकदम छोटी हो गई क्योंकि अब ना वैक्यूम ट्यूब लगाना था ना ट्रांजिस्टर लगाना था, अब सिर्फ और सिर्फ लगाना था इंटीग्रेटेड सर्किट, हमारी आईसी लगी। और अब आप खुद सोचिए, जब जहां 18,000 वैक्यूम ट्यूब लग रहा है और जहां 450 गो ट्रांजिस्टर लग रहा है वहां एक अगर आईसी लगेगा तो ये कितना महंगा होगा, तो ये सबसे बहुत सस्ता होगा क्योंकि जहां 450 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वहां एगो खरीदना है तो ये बहुत सस्ता भी हो गया। और आज देखिए कंप्यूटर इतना सस्ता हो गया है कि कम से कम आप जब मार्केट में जाएंगे ना तो 10,000 के अंदर में आपको पूरा का पूरा सिस्टम मिल जाता है। अगर आप सीपीयू खरीदे तो 10 से 12,000 में पूरा सिस्टम है वो आपका रेडी हो जाता है। अगर आप सीपीयू और मॉनिटर खरीदते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये वो लग गया तो बहुत ही बिजली कम कंज्यूम होने लगा, मेंटेन करना इजी हो गया, बहुत फास्ट हो गया, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, विश्वसनीय ज्यादा हो गया क्योंकि अब राइट रिजल्ट देना शुरू हो गया। और उसके बाद अगर बात करें हमारा इसी जनरेशन से ये सारा जनरेशन में सबसे बढ़िया निकल गया, मतलब फर्स्ट सेकंड के जितना भी सफर था उसमें सबसे अच्छा माना जाता है हमारा आईसी वाला कंप्यूटर जो इंटीग्रेटेड सर्किट जहां पर थर्ड जनरेशन में बनाया गया था। अब 1973 से लेकर के 1982 तक हमारा चतुर्थ जनरेशन चला यानी फोर्थ जनरेशन चला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि दिस जनरेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1973 एंड लास्टेड टिल 1982 which has been kept in fourth generation such that till current running। मतलब कि अभी ये जो करंट में चल रहा है, वर्तमान में जो अभी चल रहा है वो थर्ड फोर्थ का जनरेशन का ही एक एडवांस वर्जन है। तीसरा जनरेशन में हमारा कंप्यूटर रेडी हो गया था, चौथा उसका एडवांस जनरेशन है और पांचवा जनरेशन में अभी हम लोग चल रहे हैं। तो टोटल 5 गो जनरेशन है कंप्यूटर का। फर्स्ट जिसमें हमारा कब से कब चला, अगर हम ईयर की बात करें तो हमको उम्मीद है कि आप बिल्कुल याद किए होंगे। अगर हमने बात करा तो 1946 से लेकर के 56 तक जिसमें क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर यूज हुआ। अगर फिर बात करें 56 से लेकर के 64 तक, इसमें
माफ करिएगा, पहले वाला में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। और अगर 56 से 64 की बात करें तो इसमें क्या हो गया, ट्रांजिस्टर यूज हुआ। और 64 से लेकर के अगर 73 की बात करें तो इसमें हमारा आईसी यूज हुआ, जिसको हम लोग बोलते थे इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन की बनी होती थी। और अगर 73 से लेकर के और अभी जो हमारा चौथा जनरेशन चल रहा है वहां तक की अगर बात करें 82 तक की, तो इसके अंदर में आईसी का ही एक अपडेट वर्जन, आईसी का एक अपडेट वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, उसी का यूज होता है किसके अंदर में, तो हमारा ये चतुर्थ जनरेशन के अंदर। और आप ये बहुत छोटा हो गया, फास्ट हो गया, मेंटेन करना इजी हो गया, आप यहाँ से लो कॉस्ट हो गया, रेबल हो गया, आप स्टोरेज को और बढ़ा पाए, यहाँ पर पावर कंजम्पशन लो हो गया, क्योंकि इसमें क्या यूज होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जब से आया कंप्यूटर की दुनिया में बवाल हो गई, बवाल यानी बहुत ज्यादा यूज होने लगा कंप्यूटर। और आज के डेट में माइक्रो प्रोसेसर ही यूज होता है सारे के सारे जनरेशन के अंदर। अगर हम 5वीं जनरेशन की बात करें तो 5वीं में भी माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, लेकिन उसका भी एडवांस वर्जन आ गया है 5वां जनरेशन में, इसके बारे में हम बताते हैं। और अगर हम बात करें 1982 से लेकर के अब तक सभी कंप्यूटर में 5वें जनरेशन के अंतर्गत ही आते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, शक्तिशाली, फास्ट और उच्च तकनीक वाले होते हैं। इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर के कई सारे मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर। ये देखिए, डेस्कटॉप को डेस्कटॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डेस्क के ऊपर रख के चलने वाला है। और लैपटॉप को लैपटॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैपटॉप को हम गोद में रख सकते हैं। तो जो गोद में रखा जा सकता है उसको बोला जाता है लैपटॉप। लैप मतलब गोद, और गोद के ऊपर रखने वाला चीज लैपटॉप। और डेस्क मतलब टेबल, और टेबल पर रखने वाला कंप्यूटर हो गया डेस्कटॉप। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप बेसिकली दोनों सेम चीज है, अंतर कुछ भी नहीं है। एक बस चार्जेबल है और एक चार्जेबल नहीं है, एक में बैटरी लो होती है, एक में बैटरी लो नहीं होती है, बाकी सब चीज सेम है। ड्राइवर से लेकर के इंस्टॉलेशन तक, एप्लीकेशन, सारा फंक्शन A to Z काम करता है। पावर की बात है, जितना जिसकी क्षमता उतना वो काम करेगा। आजकल नाउअडेज कंप्यूटर हैज कम लाइक इन साइज ऑफ मोबाइल। बात सही भी है, मोबाइल के साइज में कंप्यूटर आ गया, विच कैन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क लाइक अ कंप्यूटर, जिसके अंदर में कंप्यूटर के सारे काम हमारे कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सीपीयू, माउस, मॉनिटर। अब जितना भी एडवांस वर्जन में आप देख रहे हैं, मोबाइल हो गया, हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटर का हिस्सा है। हमारा अगर आप स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, स्मार्ट वॉच ये वाला वॉच नहीं, तो भी हमारा कंप्यूटर है। और इसको भी हम लोग एनालॉग बोलते हैं, ये भी एक कंप्यूटर हिस्सा है जो हमको आगे बताने वाला है आपको। ये भी एक कंप्यूटर का ही पार्ट होता है, जिसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और इस पीढ़ी में कंप्यूटर के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी वर्तमान में देख ही रहे हैं। हमारा एआई टूल्स इसी में आया, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतना भाग गया है मार्केट में कि दुनिया की 99% काम हमारा एआई कर सकता है, बशर्ते हमें वो आना चाहिए उसको यूज करना। इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है चैट जीपीटी। आप देखते हैं ना, चैट जीपीटी हर सवालों का जवाब दे रहा है, चाहे वो प्रोग्रामिंग से हो, चाहे वो एक्सेल से हो, चाहे वो कोई चीजें जाननी हो। बस उसमें करंट अफेयर अपडेट नहीं हुआ है, बस वो अगर 4.0 आप यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल वाला यूज करते हैं, तो वो अभी 22 में ही अपडेट हुआ है। उसके बाद करंट अफेयर्स में यूज छोड़ करके बाकी बहुत कुछ कर सकता है। आपकी आवाज को चेंज करना, ये सब चैट जीपीटी का तो काम नहीं है, लेकिन बाकी एआई टूल जो आ गए हैं, जैसे अभी इसमें मेरे चेहरा को चेंज कर दिया जाए, या मेरी शब्दों को चेंज कर दिया जाए। अभी हम एक भारी आवाज में बोल रहे हैं, चाहे जाते इसको लड़की जैसा कर सकते हैं। सब एआई टूल से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हो, वहां पूरी की पूरी कहानी बन जाती है, वहां पूरी की पूरी पिक्चर बन जाती है। तो अभी एआई टूल और ग्रो कर रहा है, और 4-5 साल के बाद ये एआई टूल और ग्रो करेगा। इतना ये अभी 4-5-7 साल में इतना ये ग्रो कर जाएगा ना कि दुनिया की हर एक व्यक्ति लोग कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा। और या तो आप मोबाइल से करो या कंप्यूटर से करो, मतलब बढ़ने ही वाला है सबकी संख्या। अब कंप्यूटर को उसके
उसके वर्क के आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। जैसा कि आपने सुना होगा कि सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इन सब के बारे में बताएंगे। अभी हमने कहा ना कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि कीबोर्ड, माउस, इनपुट आउटपुट वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुपर और हार्डवेयर जो भी रहेगा, वो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं कंप्यूटर का भाग कितना है, पहले वो जानना ज्यादा जरूरी है। पहले ही क्लास में बात बताए हुए थे कि हमारा जो कीबोर्ड होता है, उसके बाद माउस होता है, ये दोनों किसके अंदर कनेक्ट होते हैं, सीपीयू के अंदर कनेक्ट होते हैं। और ये हमारा सीपीयू किससे कनेक्ट होता है मॉनिटर से अंदर। और क्योंकि कीबोर्ड से हम अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ भेजते हैं, कंप्यूटर के अंदर में, इसीलिए कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस कहा जाता है और हमारा माउस को भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि अपनी इंफॉर्मेशन हम कहाँ भेजते हैं, आपके अंदर। अब आप प्रैक्टिकल समझिए। आप इस वीडियो को देख रहे हो, राइट? आपके पास एक माइक लगी हुई है और ये माइक मेरी इंफॉर्मेशन आपके पास भेज रही है। ये इसलिए हो गया मेरा इनपुट डिवाइस। आपके फोन में, आपके लैपटॉप में एक स्पीकर लगा हुआ है जो मेरी आवाज को बाहर निकाल के आपको सुनाई दे रहा है। वो स्पीकर हो गया आउटपुट डिवाइस। यानी इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करना इनपुट कहलाता है और इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना आउटपुट कहलाता है। आप मोबाइल देखे होंगे, एक मिनट हम इसको लगा लो। आपने ये फोन देखा होगा, इस फोन के अंदर में ये जो वाला जो हिस्सा होता है ना, वो होता है मेरा माइक। और जो आप ऊपर में जो जिस जहां से आप बात करते हैं ना, वो होता है हमारा ये वाला स्पीकर। तो इनपुट आउटपुट दोनों भी रहता है इसमें। जो हमसे आवाज, जो इंफॉर्मेशन हमसे ले रहा हो उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं और जो हमें दे रहा हो उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। और कीबोर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन हमसे लेता है। इंफॉर्मेशन लेके किसको देता है? सीपीयू को, इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये मेरा माइक क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ये जो हेडफोन लगा हुआ है इसके अंदर में जो माइक है वो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात हम स्पीकर की करें जो हमको यहाँ सुनाई देता है, तो ये मेरा हो गया आउटपुट डिवाइस। तो हमारा इनपुट आउटपुट का ये माजरा है। आज हम आपको इस कीबोर्ड के बारे में बता रहे हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर के अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन्स होते हैं, मगर देखिए कीबोर्ड अगर 10 को कीबोर्ड आप देखोगे ना, तो 10 कीबोर्ड का बटन अलग अलग होता है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। यानी शुरुआत हमारा 102 बटन से हो जाता है। हम आपको कीबोर्ड का फोटो दिखाते हैं, ये रहा कीबोर्ड। और एग्जैक्ट कीबोर्ड हमारा ऐसा ही होता है जैसा कि अभी आप इसके अंदर में देख रहे हो। और इस कीबोर्ड में जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ से हमारा F1 से लेकर के ये जो F12 तक की बटन होती है, इस बटन को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल की। ये हो गया हमारा फंक्शनल की। इसके अंदर हम लोग फंक्शनल की लगते हैं। और ए से लेकर के जेड तक ये जितनी भी आप बटन इधर देख रहे हो, ये सबको बोलते हैं अल्फाबेटिकल कीज। और ये जो 0 से लेकर के 9 तक जो बटन आप देख रहे हैं, इसको न्यूमेरिक कीज। और एक्चुअली न्यूमेरिक यहाँ भी होते हैं, यहाँ। तो हमारा न्यूमेरिक जो है वो ये इधर से फेमस है, जो कि हम लोग न्यूमेरिक इसको ही बोलते हैं। और यहाँ एक नम लॉक होता है जिसको दबा के रखने से ये मेरा 1 2 3 4 5 काम करता है। इसमें 3 बटन होते हैं, 1 2 और 3। अगर वो मेरा जो पहला बटन होता है वो नॉम लॉक के लिए होता है। इसको दबाने से ये जलता है और बंद होता है। अगर ये यहाँ से जल गया मतलब ये नॉम लॉक एक्टिव है, अदरवाइज ये बंद रहता है। और ये हो गया मेरा नंबर पैड। और नंबर पैड यानी न्यूमेरिक फॉर्म। ये सब जो स्पेशल केसेस में आते हैं, जैसे हमारा इंटर हो गया, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, ये डिवाइड हो गया, स्टार, माइनस, प्लस, बहुत सारा कुछ इसके अंदर में हम लोग यहाँ देखते हैं जो स्पेशल है। इंसर्ट, होम, इस बटन को बोलते हैं पेज अप और पेज डाउन। देखिए इन सब का प्रैक्टिकल भी करके देखना है, लेकिन आप
इस सब को थ्योरी बेसिस पे देख लीजिए, ये काम आएंगे आपको। जिनको नहीं जानते हैं ना जो लोग, वो इसको देखना पड़ता है उनको। अब जैसे कि कई बार हम बोलते हैं कि आप पेजअप बटन दबाओ, पेजअप दबाओ, लड़का खोजता है कि पेजअप कहाँ है, पेजअप कहाँ है। हमने कहा कि प्रिंट स्क्रीन दबाओ, F12 दबाओ, तो फिर क्या करता है कि ई वाला F और तब ये वाला 12 करता है। तो उससे बेहतर है ना कि आप चीजों को एक बार मन लगाएं और सीख लें, पढ़ लें, जीवन भर का झंझट खत्म। बार बार फिर कीबोर्ड आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। फिर बाद में कभी जरूरत पड़ गया, अगर कभी जरूरत पड़ गया कंप्यूटर चलाना, तो फिर खोजते रह जाओ कि शिफ्ट कहाँ है, कंट्रोल कहाँ है, स्पेस बार कहाँ है, अल्ट कहाँ है, और बेल्ट्रॉन में सबका खूब यूज होता है। इसलिए मन लगा करके इसको कवर करना है। सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम पास, एग्जाम पास, एग्जाम पास, एग्जाम के साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज जीवन में भी बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए हमारे पास। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल, अल्टरनेट, विंडो, और ये सबसे लंबी बटन होती है हमारी स्पेस बार। ये टैब हो गया, ये कैप्स लॉक हो गया, ये शिफ्ट हो गया, ये कंट्रोल हो गया। ये टोटल हमारा कीबोर्ड का स्ट्रक्चर हो गया। अब सवाल आपसे कोई पूछे कि सबसे लंबी कीबोर्ड कौन सी, सबसे लंबी की कौन होती है, तो हमारा स्पेस बार हो गया। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कीबोर्ड में बटन कौन सा होता है, तो कंट्रोल होता है। क्योंकि ये इसकी खासियत क्या है कि सब के साथ रह जाता है, मतलब बिल्कुल वो आप ही की तरह होता है। देखो कैसे आपकी तरह होता है बताते हैं। एक कंट्रोल ए के साथ अलग रिश्ता, बी के साथ अलग रिश्ता, सी के साथ अलग रिश्ता, डी के साथ, ये 2600 के साथ 2600 का अलग अलग डिफिनेशन है। मतलब कि कंट्रोल ए बी सी डी ये सबनी के साथ रहता है, लेकिन ई सब बेचारा अलग अलग हो गया। यानी सबको अगर एक बार दबाएंगे तो ये 26 बार दब जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कीबोर्ड हमारा बटन कौन सा हो गया, कंट्रोल। अब ये इसके बारे में कुछ अच्छा से लिखा हुआ है कि ये युक्तियां जो यूजर के द्वारा कीबोर्ड निर्देश देने के लिए किया जाता है, उसे इनपुट डिवाइस के जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, मोडेम, स्कैनर। आप और ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी के द्वारा हमारा आउटपुट रूप में मिलता है तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्क्रीन प्रोजेक्ट हो गया, तो ये सारे चीजें हमारे इनपुट और आउटपुट होते हैं। उसके बारे में आपको अच्छे से लिख करके यहाँ हमने दे दिया है। जैसे हमारा अल्फा न्यूमेरिक कीज हो गया, जैसे कि ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी, कैपिटल हो या स्मॉल हो। उसके बाद हमने दे दिया आपको न्यूमेरिक की अलग से करके दे दिया, 0 से लेकर के 9 तक को। कर्सर कंट्रोल बटन दे दिया अरे बाबू, यहाँ से पेज अप कंट्रोल की, अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ भी, और यहाँ से आप होम की, एंड की, सभी के बारे में यूज लिखा हुआ है कि इसका क्या होगा। और इन सभी को हम खुद अपना से कराएंगे, आपको एक एक बटन टिपा के बताएंगे कि देखो ये टिपने से ये होता है, वो होता है। अभी आप पेशेंस रखिए, बस आप धैर्य के साथ इस लेक्चर को देखते जाइए। उसके बाद यहाँ पर आ गया पेज अप बटन, उसके बाद आ गया पेज डाउन बटन, उसके बाद कंट्रोल की आ गया, इसके साथ आपको शिफ्ट या कॉम्बिनेशन की आ गया। इसको विंडो में शिफ्ट बोलते हैं, और मैकबुक जो होता है उसमें कॉम्बिनेशन कहते हैं। उसके बाद एस्केप बटन हो गया, ESC बटन, यानी वर्तमान समय में खुली किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए एस्केप यानी एस्केप की का यूज किया जाता है। अगर आप कंट्रोल की के साथ एस्केप दबाते हैं तो उसके साथ स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। और अभी आप थोड़ा सा वेट करेंगे कि कंट्रोल प्लस एस्केप अभी आप नहीं दबाएंगे, धीरे धीरे हम खुद आपको कहेंगे दबा के देखिए। अभी आपको स्टार्टअप मेनू कर देंगे स्टार्ट, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन जब बता देंगे तो समझ में आने लगेगा। यहाँ हमारा डिलीट की हो गया, बैक स्पेस की हो गया, स्पेस बार हो गया, नम लॉक बटन हो गया, विंडो की हो गया, टैब हो गया, इंटर हो गया, कैश लॉक हो गया, प्रिंट स्क्रीन हो गया। देखिए इस सब का यूज पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में सब यूज होने लगा है। तो हमारा प्रिंटर हो गया या स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, ये सारा का सारा यूज अभी होता है। या फंक्शनल की जो हमारा हमने बताया ना आपको कि F1 से लेकर के F12 तक को क्या बोलते हैं, फंक्शनल की बोलते हैं। और कुछ इसके बारे में शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप पेज मेकर, टूल्स। अब ये शॉर्टकट का यूज अभी हमें नहीं है, हमारा यूज ही नहीं है अब ये शॉर्टकट, क्योंकि अभी हम पेज मेकर तो जानते भी नहीं कि क्या होता है।
तो पेसमेकर जिस दिन पढ़ेंगे तो उस दिन ये सब शॉर्टकट यूज आएगा, आज नहीं। इसलिए इसको कंप्लीट इग्नोर करके आगे बढ़ना है, और ना ही आपको ये शॉर्टकट एग्जाम में पूछने वाला है, बस इसका यूज बता दिया गया है, वो बात एक अलग है। हाँ, लेकिन F1 से हेल्प का ऑप्शन आता है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। F2 से फोल्डर को रिनेम करते हैं, F3 से हम लोग अब सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे कि हमारा 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब है, जब अल्ट के साथ आप मारोगे तब। अल्ट प्लस इंटर से हमारा क्या हो गया, शटडाउन कंप्यूटर होता है, यानी हमारा अल्ट प्लस F4 की अगर बात करें तो हमारा क्या हो गया, शट डाउन। और F5 यानी इससे हम सिस्टम को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। F6 इसका प्रयोग करके आप डायरेक्ट वेब पेज के URL पर जंप कर सकते हैं। जी हाँ, 7 नंबर में स्पेलिंग चेक करते हैं, लेकिन कहाँ चेक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम आपको पढ़ाने ही वाले हैं थोड़ा दिनों के बाद। हमारा 8 नंबर, अगर बात करें हम सेफ मोड में जाना चाहते हैं तो विंडो बूटिंग के वक्त F8 प्रेस करेंगे तो हम आसानी से सेफ मोड में पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब विंडोज 7 के लिए ज्यादा फेमस था। अब वर्जन बदल गया है, विंडो 10 हो गया है, विंडो 11 आ गया है, बहुत बदल गया है अब हमारा इन सभी के बारे में। तो अभी F8 लेकिन सेफ मोड में जाते हैं, F9 हमारा फंक्शन करता है, F10, F11, F12 और पूरी की पूरी हमारी कीबोर्ड फंक्शन जो है खत्म हो गई। आप इसको डाउनलोड करके घर में बैठ के पढ़िए। हम आपको इसके बारे में अब कल बताएंगे, इससे आगे वाला टॉपिक, जैसे हमारा माउस हो गया, उधर जो हमने ऊपर में छोड़ के आया हुआ था। तो एक एक करके ये 4-5 क्लास होगा, इसको पहले एक बार थ्योरी खत्म कर लेंगे, उसके बाद MCQ क्वेश्चन, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट अब जाके अभी भी आपके अंदर में मार सकते हैं अगर आप रुचि रखते हैं तो। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।